हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस हमने देखे थे, है ना। हमने रेट ऑफ चेंज देखा और मोनोटोनिसिटी देखा कि कैसे ये दोनों चीजें डेरिवेटिव के बेसिस पर डिसाइड होती हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल हम किसी भी फंक्शन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है ना। तो टेंजेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। ये चीज हमने पहले भी देखा था, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने टेंजेंट की इक्वेशन पर्टिकुलरली सर्कल के केस में देखा था। अब हम किसी भी एक जनरल कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, है ना, और इंटरसेक्ट, है ना। तो आप उसको इंटरसेक्शन के टर्म में भी देख सकते हो कि अगर किसी भी कर्व को कोई लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये लाइन इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, है ना। और टचेज द कर्व एट वन पॉइंट, तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, है ना। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि टेंजेंट एक्चुअली में होता क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। यानी अगर जब भी हमें टेंजेंट लिखने के लिए बोले, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या लिखना है, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। और लाइन की इक्वेशन लिखना हमें आता है ना। तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म और ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म देखे थे स्ट्रेट लाइन के क्लास में कि कैसे हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो उनमें से किसी भी एक फॉर्म को यूज करके बस हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसको एक कर्व के थ्रू देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई इस टाइप का एक कर्व है ना। ये y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। अब इस पे टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ पे इस कर्व पे ये एक पॉइंट चूज कर लिया, है ना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ की, है ना। तो ये लाइन इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, है ना। और इस कर्व को वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, और इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों केसेस में चीजें वही है, बस अलग अलग लैंग्वेज है। तो टेंजेंट इसको बोलते हैं। अब हमें इसी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है ना। तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इस पॉइंट का लोकेशन हम मान लेते हैं a, b। तो a, b कहां पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है कि नहीं। और इसी कर्व पे ये टेंजेंट है, इसी पॉइंट पे ये एक टेंजेंट है ना। तो जिस पॉइंट पे ये टच करता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये चीज भी हमने पहले देखा था सर्कल के केस में, है ना। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये चीज होती है, और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, और हमें क्या क्या पता है इस केस में। तो इस केस में हमारे पास एक ये वाला पॉइंट हमें पता है कि नहीं, और इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास मिनिमम चीजें क्या होनी चाहिए, या तो एक पॉइंट के साथ एक स्लोप होना चाहिए, या फिर दो पॉइंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि इस लाइन का हम स्लोप निकाल पाए, है कि नहीं। तो अगर इस लाइन का आप स्लोप निकाल पाओगे तो हमारा काम बन जाएगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, m है, ठीक है।
तो ये हमारे पास स्लोप है, तो ये स्लोप हमारे पास m है। तो अगर हमें स्लोप पता है तो हम लाइन की इक्वेशन इजीली लिख पाएंगे, है कि नहीं। कैसे लिखेंगे लाइन की इक्वेशन? तो देखो हमारे पास पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, कभी कभी सिर्फ टेंजेंट लिखने के लिए बोला जाता है, तो टेंजेंट लिखने का मतलब होता है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही लिखना है कि नहीं। तो अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट पता है, स्लोप पता है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास स्लोप है और ये हमारे पास पॉइंट है, तो कैसे लिखेंगे? y माइनस बी इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए, है कि नहीं। ये सिंपल हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और लाइन की इक्वेशन आ गई, क्योंकि वो लाइन इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए हम उस लाइन को टेंजेंट बोल रहे हैं, है ना। तो ये किस फॉर्मेट में? पॉइंट स्लोप फॉर्मेट में, है ना। हमें यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी पता होगा, तो हम बस हमें स्लोप निकालना है। अब हमें स्लोप कैसे निकालेंगे वो चीज हमें देखना है, तो उसके लिए हम फिर से कैलकुलस यूज करेंगे और डेरिवेटिव यूज करेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि स्लोप क्या होता है, dy बाई dx की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है? स्लोप ही होता है ना। तो अगर हमारे पास किसी भी तरीके से हम अगर dy बाई dx कैलकुलेट कर सकें तो वही क्या होगा? स्लोप होगा, है कि नहीं। और हमें ये चीज भी पता है कि dy बाई dx क्या होता है? एक पॉइंट पे कैलकुलेट होता है, तो ये dy बाई dx की वैल्यू हम कहां पे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला चीज हमारा कैलकुलेट होगा एट दी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है कि नहीं। तो जब भी हम किसी लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है कि नहीं। तो जैसे अगर हमारे पास ये कर्व है और इस कर्व में ये वाले पॉइंट पे मान लो हमारे पास लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, और इसी पॉइंट पे हम स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे। इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास पॉइंट क्या था? a, b। तो जब हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे पास हमारे पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो m को हम क्या लिख पाएंगे? y इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो उसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और ये डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालेंगे? अगर हमारा फंक्शन x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन किस फॉर्मेट का है। अगर वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसके हिसाब से हम सिर्फ x की वैल्यू a पुट करके भी स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमारा फंक्शन y सिर्फ x का फंक्शन होगा, है ना, तो डिफरेंशिएट करके सिर्फ x की वैल्यू पुट कर दो। अगर हमारा फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हमें x और y दोनों के टर्म में डेरिवेटिव मिलेगा, तो हमें उसमें x की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो अगर हमें ये पॉइंट पता है तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है? तो हमेशा स्लोप हम इस डेरिवेटिव के मेथड से निकाल सकते हैं, और एक बार हमारे पास स्लोप आ गया तो हम लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे, और वही लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा, है कि नहीं। लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये टेंजेंट का इक्वेशन था। वैसे ही नॉर्मल हम किसको बोलेंगे? तो एक और कर्व है हमारे पास नॉर्मल, और ये भी क्या होता है? लाइन की इक्वेशन ही होती है। तो ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी आप कर चुके हो, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन नॉर्मल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। जो भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी उसे हम नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे होना चाहिए? विच इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट दी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना। तो जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं उसी पॉइंट पे हमें क्या करना है? नॉर्मल का भी इक्वेशन लिखना है ना। जैसे मान लो ये कर्व है हमारे पास और यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्लियर है?
और अगर हम इसी जगह पे इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, है ना, इसी पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो देखो कैसा होगा, ये इस टाइप का कर्व जाएगा, है ना, और जो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, और हमें ये चीज पता है कि अगर इसका स्लोप m होता है ना, अगर इस टेंजेंट का स्लोप अगर हमारे पास m होता है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m। याद होगा आपको, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर ये स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m हो जाएगा, है ना। और इस पॉइंट का लोकेशन अगर अभी भी हम a, b ही ले रहे हैं तो इस नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से y माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए, और स्लोप यहां पे हम कितना लिखेंगे, -1/m, है ना। m किसका स्लोप है, टेंजेंट का, तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता है तो हम नॉर्मल का भी स्लोप निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है नॉर्मल और टेंजेंट का। तो जब भी हमें कोई भी कर्व दिया हुआ हो, उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नॉर्मल और टेंजेंट लिखने के लिए बोले तो हम इजीली लिख सकते हैं। क्लियर है, इसी चीज को हम अगर अच्छे तरीके से लिखें तो जैसे मान लो कि हमारे पास y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, ठीक ना, तो ये हमारे पास y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, और इस पे हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास x0, y0, ठीक है, और इस पे हमें एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, और इसी पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल और ये हमारा हो गया टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें पॉइंट का लोकेशन पता है, बस हमें दोनों लाइन का स्लोप निकालना है ना। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप, तो जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। तो dy/dx एक्चुअली में क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो जब भी आप dy/dx करते हो तो उस पॉइंट पे जो स्लोप टेंजेंट होगा उसका स्लोप देता है ना। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू fx एक फंक्शन है तो इस फंक्शन का स्लोप क्या होगा, dy/dx, और dy/dx की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, f'(x), है ना। और ये किस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू x0 पे, है ना। मान लेते हैं कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव क्या लिख पाएंगे, f'(x0), है ना। मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो सिर्फ x का फंक्शन है तो x की वैल्यू पुट करने पे हमें डेरिवेटिव मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया हमारे पास, ये किसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है, और अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो हम नॉर्मल का स्लोप लिख सकते हैं, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास f'(x0) है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम क्या लिखेंगे, -1/f'(x0), है कि नहीं। तो हमें दोनों लाइन का स्लोप पता चल चुका है, और हमें एक पॉइंट ऑलरेडी पता है x0, y0, है ना। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो टेंजेंट इस केस में क्या होगा हमारे पास, y माइनस y0 इक्वल टू f'(x0) इंटू x माइनस x0, है ना। और नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y0 इक्वल टू -1/f(x0) का डैश इंटू
x माइनस x नॉट। क्लियर है? तो ये इजी पार्ट है, बस हमें डेरिवेटिव हमने यहाँ पे यूज किया स्लोप निकालने के लिए। तो जब भी आप dy बाई dx करोगे तो हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, और टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है? इजी है जी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी है। मान लो कि हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इक्वल टू 0, है ना, टू दी कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, तो इजी सा फंक्शन है। हमें यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे हमें इस कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले हमें पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। तो x इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 1, है ना। इस वाले पार्ट में x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y मिल जाएगा। यानी हमारे पास पॉइंट क्या है, 0,1, और इस 0,1 पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो हमें पॉइंट पता है, बस हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, है ना। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो स्लोप के लिए हम dy बाई dx करेंगे, और किस पॉइंट पे करेंगे, x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। तो ये कितना होगा, dy बाई dx e टू द पावर x नहीं रहेगा, है ना, x इक्वल टू 0, और ये स्लोप कितना हो जाएगा, 1। तो ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया हमारे पास, 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता चल गया 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, निकाल पाएंगे इजिली, है -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख पाएंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, पॉइंट हमें पता है y माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो आप, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0, है ना। तो इजी सा पार्ट है कि कैसे हम नॉर्मल और टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आप डेरिवेटिव यूज करके आप क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। डिफरेंट टाइप के वो फंक्शंस बना सकता है फंक्शन, और जो कर्व है वो कुछ डिफिकल्ट सा कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें डेरिवेटिव करना पता है तो आप डेरिवेटिव करके इजीली चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गई टेंजेंट और नॉर्मल की बात। अब अगर मान लो कि हमारे पास टेंजेंट निकालना है, लेकिन जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो पॉइंट हमें कर्व के बाहर कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हमारा कहां पे है, एक्सटर्नल पॉइंट है। मतलब क्या हो गया कि मान लो हमारे पास ये कोई कर्व है इस टाइप का, और पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है a, b, है ना। तो इस a, b से हम एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे इस टाइप से। तो हमें ये इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सोचो आप कि ये चीज आप कैसे लिख पाओगे। तो सबसे पहली चीज, हमें पॉइंट पता है, बस हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है कि नहीं। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे कि अगर आपके पास, हमें इस लाइन का स्लोप के लिए या तो हमें एक और पॉइंट चाहिए। अगर ये a, b इस पॉइंट पे, इस कर्व पे लाई कर रहा होता y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम डेरिवेटिव यूज करके इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। लेकिन अभी ये पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, तो जब भी हम dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं तो dy बाई dx में जो कर्व पॉइंट होता है वो पॉइंट कर्व पे लाई करता है, तब हम डेरिवेटिव मेथड से स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्लोप नहीं निकाल पाएंगे,
तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये इसको किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस पॉइंट का लोकेशन अगर x कोऑर्डिनेट h है तो h की वैल्यू कर्व में पुट करके हम y निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा, h, f ऑफ h, है कि नहीं। तो हमें ये चीज पता चल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, है ना, देखो हमें अगर किसी तरीके से ये h पता चल जाए, h की वैल्यू पता चल जाए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे। तो हमने इस कर्व पे एक x कोऑर्डिनेट h मान लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट f ऑफ h मिल गया हमें, है ना। इस दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके इस लाइन का स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, 2 पॉइंट फॉर्मेट से, है ना। तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, f ऑफ h माइनस b डिवाइडेड बाय h माइनस a, है कि नहीं। और यही स्लोप किसके इक्वल होगा, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो वो डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, f डैश h के। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने कैसे लिखा। हमने कर्व पे एक पॉइंट h लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने y पॉइंट निकाल लिया, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का 2 पॉइंट फॉर्मेट से स्लोप लिखा, और इसी पॉइंट पे हमने, इस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव लिखा। दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि सेम ही लाइन का वो इक्वेशन है कि नहीं। तो ये चीज होना चाहिए। इसको सॉल्व करके आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं, है ना। ये भी देखो a और b कांस्टेंट है, h बस अननोन है, यहाँ पे भी h अननोन है ना। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड h, है ना। तो एक इक्वेशन, एक वेरिएबल h हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बार जब हमें h मिल गया तो इस लाइन की इक्वेशन भी लिख पाएंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस बी इक्वल टू एफ डैश h इंटू x माइनस ए, है ना। तो ये चीज f डैश h लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले h फाइंड करना पड़ेगा। जब तक आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके h फाइंड नहीं कर पाओगे, ये f डैश h की वैल्यू हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसी को लिखने के लिए हमने ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये चीजें यूज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c such that the line joining the point 0, 3 and 5, minus 2 becomes tangent to the curve y equal to c upon x plus 1, है ना। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए इस लाइन को ज्वाइन करने वाला, इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, वो लाइन क्या होगा, इस कर्व पे, ये जो कर्व है हमारा y इक्वल टू c अपॉन x प्लस 1, इस कर्व पे क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये चीज कर सकते हैं कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं। दो पॉइंट हमें पता है, तो दो पॉइंट से हम, है ना, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म हम इस दोनों लाइन का इक्वेशन लिख पाएंगे। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 0, है कि नहीं। हमने जनरल पॉइंट लिख के ये चीज कैलकुलेट किया और बस हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहां से देखो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई,
-5/5 ये वैल्यू -1 के इक्वल हो गई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y + x = 3, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, y + x = 3, और यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y = 3 - x, है ना। अब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन हमने निकाला और जो इक्वेशन निकाला है, ये इक्वेशन इस पे क्या है, टेंजेंट है, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो अगर हम y की वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा x में क्वाड्रेटिक बनेगा, और वो x की हमें कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि कर्व हमारा क्या होगा, उसको टच कर रहा है, तो x की हमें एक वैल्यू मिलनी चाहिए, और x की एक वैल्यू मिलने के लिए हमारा जो d है वो क्या होना चाहिए, = 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 - x = c/x + 1, ये हमने इक्वेट किया। यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनता है, x² - 2x + c - 3 = 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है, तो ये इसके x की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम d को क्या कर सकते हैं, = 0 कर सकते हैं। तो d को जब = 0 करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, है ना। तो यहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना, इसको चेक करना, c की वैल्यू 4 निकल के आती है, ठीक है। d² - 4ac = 0 करोगे तो c की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव के कंडीशन को यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन लिख के, लाइन की इक्वेशन लिख के आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट और नॉर्मल की बात, ठीक है। इसी चीज में एक और पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, वो हमें कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। तो ये 4 चीजें होती हैं। इस 4 चीजों को समझते हैं कि ये सब कहां पे और कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम एक कर्व पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, और ये हमने इस टाइप से एक कर्व लिया, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं इस कर्व पे, ये वाला। मान लो इस पॉइंट का लोकेशन हमारे पास ये P पॉइंट है, और इस P पॉइंट का लोकेशन H, K है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो कर्व के इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये हो गया और ये इस टाइप से हो गया। और इसी पॉइंट पे हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा नॉर्मल है, क्लियर हो गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट हम किसको बोल रहे हैं, तो देखो ये जो टेंजेंट वाली लाइन थी, इस टेंजेंट वाली लाइन ने कर्व को किस एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम T एज्यूम कर लेते हैं, है कि नहीं। और वैसे ही ये नॉर्मल वाली लाइन ने इस एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का लोकेशन हम N एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये PT लेंथ जो होता है, यही लेंथ क्या कहलाता है, टेंजेंट का लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो हमें यही लेंथ निकालने की जरूरत है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करें सिंपली, ठीक है, इस पॉइंट को हम
m बोल देना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा h, 0, क्योंकि हमने डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या हम इस पॉइंट का लोकेशन निकाल पाएंगे, इस दोनों पॉइंट का लोकेशन? बताओ कैसे होगा। तो अगर हमें कर्व दिया हुआ है y = fx, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास कर्व है y = fx, तो y = fx से हम इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाएंगे कि नहीं? और इस टेंजेंट के इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं इस पॉइंट पे h, k पे। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस k इक्वल टू m इंटू x माइनस h। क्लियर है? और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो m को हम क्या लिख पाएंगे, dy बाई dx, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P, है ना। तो फंक्शन दिया होगा तो हम dy बाई dx कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको हम अभी m के टर्म में लिख के छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले कर्व में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये पॉइंट कितना आएगा, देखो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं h माइनस k बाई m। देखो सिंपली बस हमें इसमें y की वैल्यू 0 पुट किया है, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू t पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखें, ठीक है, तो यहां से हम नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिख पाएंगे, y माइनस k इक्वल टू माइनस 1 बाई m इंटू x माइनस h। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में फिर से जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, n की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, h प्लस km, 0, ठीक है। तो देखो हमने p पॉइंट भी निकाल लिया, t पॉइंट भी निकाल लिया, n पॉइंट भी निकाल लिया, m पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स पता है। अब हमें बस क्या निकालना है, लेंथ निकालना है ना। तो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा लेंथ है PT लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ, और इसी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो यहां पर मैं सिर्फ टेंजेंट लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। वैसे ही यहां से यहां तक का लेंथ हमें क्या कहलाएगा, नॉर्मल, है ना। और लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ के टर्म में बात कर रहे हैं, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास लेंथ है ना। वैसे ही इस PT जो टेंजेंट का लेंथ है उसका जो प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे कितना होगा, ये वाला लेंथ TM लेंथ, है ना। तो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट, ठीक है। और वैसे ही ये लेंथ क्या कहलाएगा, सब नॉर्मल, ठीक है। तो देखो यहां पे PT हमारे पास क्या है, PT हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, TM हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। वैसे ही हमारे पास PN लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और MN लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चंस लेंथ के टर्म में भी निकल के आ जाता है, ठीक है। और अब देखो अब सब कुछ फिगर के थ्रू कैलकुलेट कर पाओगे, कुछ भी टफ नहीं है ना। सब कुछ फिगर में हर एक पॉइंट का लोकेशन हमें पता है, तो आप हर एक लेंथ कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख लेना,
तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, के रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, है ना। और इसका हम मॉड ले लेते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है, के टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना लिखेंगे, देखो ये लेंथ कितना होगा, ये पॉइंट एच है, ये एच माइनस दिस है, तो ये कितना हो जाएगा सिंपली के बाई एम, है ना। और वैसे ही लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। ये सब चीज आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू कितनी आएगी, के एम, क्लियर है। तो ये 4 लेंथ होते हैं, ये चारों लेंथ काफी यूजफुल है। क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस कुछ कुछ बन जाते हैं कि लेंथ ये दिया हुआ है ना। और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सब लेंथ काफी यूजफुल होता है, ठीक है। तो आप बस फिगर ध्यान रखना कि कौन सा पॉइंट कैसे निकल रहा है। इन जनरल टर्म में, है ना, इन जनरल टर्म में जब आप लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो ये एक्चुअली में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो है ना। तो किसी किसी बुक में ये सिंपली वाई लिखा जाता है, और रूट ओवर ये m क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बुक्स में देखना कभी कभी आपको ये चीजें भी लिखी हुई रहती है ना, और ये मॉड में होता है। dx बाई dy क्यों लिखा, क्योंकि 1 बाई m था, है ना। वैसे ही नॉर्मल की इक्वेशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से k है, k को हम क्या लिख पाएंगे, y रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सब टेंजेंट हम क्या लिख पाएंगे, y डी एक्स बाई डी वाई, है ना। और सब नॉर्मल हम क्या लिख पाएंगे, y डी वाई बाई डी एक्स, है ना। जबकि ये सब dy बाई डी एक्स जो भी टर्म है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकला हुआ है, क्लियर है। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि कहां पे वो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और कैसे हम उस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी हमें लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो हमें हमेशा कोई ना कोई एक P पॉइंट गिवन होगा, है कि नहीं। तो इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम हर एक लेंथ को डिफाइन कर पाते हैं, क्लियर है। अब अगर हम किसी भी दो कर्व पे एक कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाएंगे तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो कर्व दिया होगा तो दोनों कर्व कैसे कैसे टेंजेंट और नॉर्मल कैलकुलेट होगा, है ना। तो वैसे ही हम एंगल बिटवीन कर्व भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये चीज भी हम पहले पढ़ चुके हो, एंगल बिटवीन कर्व, है ना। तो अगर हमें दो कर्व कोई दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये दो कर्व है इस टाइप से और एक कर्व ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इस दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना होगा ये हम कैसे निकालेंगे। तो दोनों कर्व के बीच में एंगल वही होता है जो उसके टेंजेंट्स के बीच में होता है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, है ना। तो कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, ये एंगल निकाल रहे हैं, है ना। तो हमेशा जो भी कर्व के बीच में एंगल डिफाइन होता है वो कहां पे डिफाइन होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर कोई कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो उन सारे पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल पे वो कट कर रहा होगा, है ना। तो एंगल बिटवीन कर्व का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल सेम ही होगा, जो एंगल टेंजेंट के बीच में होगा वही एंगल नॉर्मल के बीच में होगा। तो इन जनरल हम क्या करते हैं,
टेंजेंट के बीच में ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें dy dx कैलकुलेट करना होता है ना। तो एंगल बिटवीन कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उस दो लाइन के बीच में जो कर्व होगा, टेंजेंट के बीच में जो कर्व होगा, वही कर्व के बीच का भी एंगल होता है ना। तो इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं। इस लाइन का स्लोप अगर हम m1 मान लेते हैं और इस लाइन का स्लोप अगर हम m2 मान लेते हैं, है ना, तो दो नॉर्मल के बीच हमने स्लोप m1 और m2 मान लिया, है ना। तो इस m1 m2 के बीच में जो एंगल थीटा होगा वही कर्व के बीच का भी एंगल होगा, है ना। तो दो स्लोप अगर पता हो तो हम उसके एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, tan थीटा। और tan थीटा हम क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये चीज हमने पहले भी किया था, है ना, मॉड के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये सब में हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ चीजें इजी होती है ना। और ये सब चीज ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो लाइन के केस में, तो वही सब कुछ यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। अब अगर किसी दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस दो कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व, है ना। ये भी हमने किया था। तो यहाँ पे हम ऑर्थो, तो कभी कभी ये ऑर्थोगोनल कर्व वर्ड लिखा रहता है ना, और इसी को ऑर्थो नॉर्मल भी बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल, और कभी कभी इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो ये सब वर्ड यूज होता है। तो ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टू कर्व इज 90 डिग्री, है कि नहीं। तो दो कर्व के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो हम उसका दोनों कर्व को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व। और एंगल 90 डिग्री होने का मतलब क्या होता है कि उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे, उस दोनों कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो अगर आपको किसी एक कर्व का स्लोप हमें दिया हुआ है, तो दूसरे कर्व का हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है। तो ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब ये होता है। वैसे ही एक और पॉइंट होता है, जैसे हम बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो जब भी हमें कोई दो कर्व दिया हो, ये चीज हमने वेक्टर के केस में किया था, याद होगा आपको, है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी दो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, ठीक है। तो दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस कहां पे होगा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों कर्व के बीच में क्या होगा, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा, है ना। तो बस डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। बस हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व, है ना। क्योंकि अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व इज, हमेशा वो कर्व के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसके अलोंग होगा, उसके नॉर्मल के अलोंग होगा, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व इज ऑलवेज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आपको किसी दो कर्व के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसके अलोंग होगा, ऑलवेज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, है ना। हमेशा कॉमन नॉर्मल के बीच में ही वो चीज आती है। ठीक है, उसके बाद आप कभी क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा ये। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y equal to x minus 2 and y equal to x square plus 3x plus 2, है ना। दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हमें आता है। यहाँ पे एक लाइन है और ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है ना। तो अगर हमारे पास कोई दो कर्व है, ये मान लेते हैं कि ये पैराबोला है और ये एक लाइन है, ऑब्वियसली दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन हम एज्यूम कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 2 और ये कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा और कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमें ये चीज पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसके अलोंग होगा, दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, है कि नहीं। तो कॉमन नॉर्मल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। तो कॉमन नॉर्मल कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम मान लेते हैं कि एक ये लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। कॉमन नॉर्मल मतलब जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो, है ना। और इस कर्व को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लेते हैं x0, y0 पे कट कर रहा है, ठीक है। ये कॉमन नॉर्मल। तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप का इक्वेशन किसके इक्वल होगा, इस लाइन के इक्वेशन होगा, है ना। क्योंकि देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जब आप नॉट टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप होगा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन हमें पता है, बस हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। और किस पॉइंट पे निकालेंगे, x इक्वल टू x0 पे। तो ये स्लोप देखो कितना हो जाएगा, 2x0 प्लस 3, है कि नहीं। और 2x0 प्लस 3 ये चीज किसके इक्वल होना चाहिए, इस लाइन के स्लोप के इक्वल। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 1। तो यहां से हम x0 कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं, तो x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, है ना। और अगर हमें x0 मिल गया तो कर्व में, इस वाले कर्व में x0 की वैल्यू पुट करके y0 निकाल पाएंगे। तो y0 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 0 आ रहा है शायद, है ना। तो हमें ये जिस पॉइंट पे इस पॉइंट का लोकेशन हमें पता चल गया, इस पॉइंट का लोकेशन कितना होगा, -1,0, है ना। और ये पॉइंट पता है और ये लाइन की इक्वेशन पता है। तो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है, फॉर्मूला याद होगा आपको, है ना। तो सिंपल हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, और यही डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, कैसे लिखते हैं, तो पहले इसको y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओ, फिर पॉइंट की वैल्यू पुट करो। तो पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो -1 माइनस ये y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ऊपर में 3 और डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, याद होगा फॉर्मूला आपको। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3/√2, है ना। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस कर्व में, ठीक है। तो यहां पे हमने बेसिकली ये चीज देखा कि किस तरीके से डेरिवेटिव हम यूज करके फंक्शंस का नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। दो कर्व के बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं, क्लियर है। दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ एप्लीकेशन था टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप के टर्म में, है ना। तो ये थर्ड एप्लीकेशन हमने देखा कि किसी भी कर्व के नॉर्मल और टेंजेंट को यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां के बाद आप एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, यहां आने के बाद आप
एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.3 आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहां पे हमें क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव और पॉइंट्स, है ना। मैक्सिमम टाइम पे आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, है ना। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करो, इसमें अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो उसको हम फिर से डिस्कशन क्लास रखेंगे और उसमें इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे कि और डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मिलते हैं, तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, बाय।